एक बार फिर नाजरीन और हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे अब जो है बहुत सारी आपने भी नगमा भी सुना और ख़ूबसूरत नगमा जो है वो आपने आपको जिस तरह आपने कहा डिप्रेशन की बात करी, उसके बाद डिप्रेशन से आपको निकाल कर हमने जो है एक ऐसा नगमा सुनाया जिसपे जो है आप खिलखिला भी उठे होंगे और थोड़ा एनर्जी भी आ गई होगी। तो अब जो हम बात करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है स्पेशली गायनी के हवाले से जो है रिप्रोडक्टिव जो सर्जरी है उसके हवाले से बात करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज साहिबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट and reproductive surgeon and the test tube baby specialist। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर इंतखाब अहमद साहब भी मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑफ साइकेट्री फ्रॉम न्यूयॉर्क। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ लाने का। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कुछ साइकेट्री भी इस हवाले से भी कि जिन ख़वातीन के जो है जहाँ पे फैमिलीज़ में या जिन कपल्स के यहाँ औलाद नहीं हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन की तरफ भी ले जाते हैं, उसके हवाले से भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपसे बात करते हैं कि आजकल हमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे औलाद के काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हमारे सामने होते हैं कि नहीं औलाद जो है वो हो पा रही होती है। यहाँ पे क्या क्या पहले तो बताएं वजह होती है, क्या ख़वातीन जो है उनका अपना कोई होता है जैसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या ये है कि कोई डिप्रेशन की वजह से भी, कौन कौन सी वजूहात हैं? देखिए मेनली तो आपको पता है कि दोनों में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, 50% दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो अभी आपने जैसे हमारा आज का प्रोग्राम हमने टॉपिक ही ये रखा जहन में कि इनफर्टिलिटी की वजह से कौन से ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लोगों में आ जाते हैं और उसको हम कैसे एड्रेस करें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझती हूँ इनफर्टिलिटी एक डिजीज़ नहीं है, एक सिंड्रोम है जो बॉडी के तमाम टिश्यूज़ को, तमाम हमारे सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज हार्मोनल चेंजेस? हार्मोनल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के जितने भी हैं ना नाजिया, ये सारे कंट्रोल हमारे हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं और हाइपोथैलेमस को एक चीज़ कंट्रोल कर रही है और वो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स। बल्कि साइंस ने ये साबित किया है कि अगर आप फीलिंग्स में क्यों एजिंग प्रोसेस भी क्यों होता है, क्योंकि आपकी फीलिंग ओल्ड होना शुरू हो जाती है, आप ख्वाब देखना छोड़ देते हैं, आपकी प्लानिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, तो आप क्या हो जाता है, आपका एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी तरह इनफर्टिलिटी में भी आपके हार्मोन्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं। हमने एक नया कॉन्सेप्ट इस वक्त जो अमेरिकन बोर्ड है उनके साथ मिलकर एक इनफर्टिलिटी के अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम पहले तो डायरेक्टली नाजिया करते थे, आपको पता है, याद है लास्ट टाइम भी बात हुई हमारी कि जी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे करेंगे, अच्छा जी ये मेडिसिन दें, ये दें। सब चीज़ों के बावजूद होता क्या था कि जब हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में देखते थे ना कि जी 8 अंडे हैं, 10 अंडे हैं इस पेशेंट के, और जाके लेके जाते थे स्कैन करके, जब उसके अंडे निकालते थे पता चलता था कि सिर्फ पानी था, उसमें एग थे ही नहीं। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम ज़ीरो थे। और मैं समझती हूँ इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स हैं वो इस पे काम नहीं, हमने सोचा ही नहीं। पेशेंट IVF के केसेस देखे हैं कि IVF के केसेस मेरे मतलब डिस्कस होता रहता है, मैं बहुत सारी ख़वातीन से वैसे ही मिलती रहती हूँ, तो मेजॉरिटी जिनके यहाँ मैंने देखा औलाद नहीं है उनसे पूछा IVF कराया, कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा, नहीं कोई रिजल्ट आया, कहते हमने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। यहाँ पर वो चीज़ आती है कि क्या वजह है। एंड यंग गर्ल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के तरह से भी जो बड़े, मैं यंग गर्ल्स की बात कर रही हूँ जो मतलब 25-30 इस तरह करके हैं, उनके भी केसेस में जो है ये काम नहीं किया। कितना मतलब जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कितना कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का इसके हवाले से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। एनी टाइम एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और उसमें देखिए कि मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर हूँ और वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया, लेकिन जब से मैंने डॉक्टर साजिदा शाहनवाज के साथ इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ आके मुझे ये बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि इनफर्टिलिटी एज सच एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा साइकियाट्रिक इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिटल इश्यूज, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी जो है वो क्या प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं यहाँ पर लोगों में? देखिए कि यहाँ पे
इनफर्टिलिटी जो है एज सच उसको एज अ सिंड्रोम ट्रीट नहीं किया जाता कि आप IVF करवा लें, लेकिन उसके साथ जो उसकी साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसके साथ सोशल इश्यूज डेवलप होते हैं, उसके ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो मेन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है इन जनरल, चाहे वो IVF के पेशेंट्स हों या किसी और फील्ड से उनका ताल्लुक हो, आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आप किस तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड साइंस है और इसके अलावा लोगों में स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। मसलन आप कहते हैं कि जी आप साइकियाट्रिस्ट के पास उसी वक्त जाएं जब कोई आदमी अनकोड। जितनी मैंने इस हवाले से रिसर्च भी पढ़ी उसमें यही था कि हार्मोनल जिस तरह डिस्टर्बेंस थी उसके हवाले से हार्मोन बैलेंस होना ज़रूरी। हार्मोन्स क्यों बैलेंस होते हैं, उसमें लिखा था एक्सरसाइज, खुश खुराक अच्छी रखें, आप अपना जो मतलब ये सारी चीजें उसमें कहीं पर, और एंड में जाके कहीं पर था मे बी यू कैन डू IVF, मतलब उसमें भी उन्होंने कहा कुछ % चांस, लेकिन मेजॉरिटी चीजें जो हैं वो तो यही वाली चीज़ है। तो ये बताएं कि ये कौन कौन से आपने पाकिस्तान में कौन कौन से प्रॉब्लम्स देखे हैं जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि वाकई जो औलाद को होने में प्रॉब्लम होता है, कौन से दबाव हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दोनों से ये सवाल है मेरा। जी पहले आप। जो मैंने तो देखा था ना, मैंने जो अमेरिकन बोर्ड से डॉक्टर साहब के थ्रू जब कांटेक्ट किया था ना, उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लोगों में देखी, लेकिन इस वक्त हम एड्रेस करेंगे वो कॉमन चीज़ें एग्जैक्टली। जो ख़वातीन में कॉमन चीज़ें क्या है ना, वो है प्रेशर में आ जाना। शादी हुई ना, आपका प्रेशर डेवलप हो गया, क्या बच्चा होना चाहिए। प्रेशर तो बहुत सारे होते हैं शादी के अच्छा, बाद। होते ही ससुराल वालों का प्रेशर होता है, होते ही फैमिली वालों का होता है, होते ही क्या होता है कि जी हमारा माशरा है ना, वो पहले वहीं पूछना शुरू कर देते हैं कि कुछ खुशखबरी है। ये जो इन्फ्लुएंस है ना फैमिली का कि बताओ कुछ खुशखबरी है, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ और लड़की के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की वजह से उसके हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। आपने नाजिया देखा होगा, लड़कियां कहती हैं कि बिल्कुल ठीक थी कि शादी के बाद पीरियड्स का प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो क्या होता है, उनका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है जब प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फीमेल बिल्कुल ठीक होती है, उसके साथ क्या जुल्म होता है कि उसकी जो सास है ना, वो उसको जानबूझ के, क्योंकि दाई तो उन्हें अवेलेबल होती है घर में, ठीक है, या कोई नियर बाय क्वैक अवेलेबल है, वो तो उन्होंने हर सूरत उसको ट्रीटमेंट उससे जाना है। उसने नहीं भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना, तो उसने कहना है इसको तो ये प्रॉब्लम है, और खाम खा की इंटरनल मेडिसन नहीं भी अगर PID होना, तो उन बेचारी लड़कियों को PID उनमें डेवलप हो जाता है, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो कि पहले नहीं थी, जस्ट आइट्रोजेनिक का मतलब है कि उन को एक दाई या जो भी डॉक्टर लोकल था उससे उसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो गई। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, ये भी जैसे आपने कहा कि कपल्स में आपस में जो है जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लड़की भी एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो रही है, लड़का भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा होता है, और फिर बताएं कि फिर क्या मसाइल जो हैं उस पर भी पेश आते हैं, किस तरह से उन लोगों को फिर आप ट्रीट करते हैं? जी नाज़िया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि मर्दों में औलाद ना होने की वजह से एक तो सोशल प्रेशर डेफिनेटली होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में मर्द के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी सेल्फ इस्टीम, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी वर्क की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली अगर आप देखिए कि साइकियाट्रिक इश्यूज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, ये इवेंचुअली आपकी पूरी ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, अगर एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा कॉलेज जा रहा है, शादीशुदा है, उसकी पढ़ाई पे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक इंसान जो है वो जॉब कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन इश्यूज़ को एक ग्लोबली एड्रेस करें। बहुत ज़रूरी है कि कपल्स जो हैं वो अप्रोच करें। अगर वो IVF का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जनरेट किया जाए, पॉलिसी बना एक ऐसे कि उसके उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप इस स्टिग्मा को ओवरकम कीजिए कि देखिए ना, अगर आपके पास चेस्ट पेन है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साइकियाट्रिस्ट से अप्रोच करें। मैं वो मसाइल पूछ रही हूँ कि मसाइल क्या होते हैं बेसिकली, बिल्कुल अप्रोच करना चाहिए, बट मसाइल की बात आ रही है, मसाइल क्या क्या है, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। सबसे पहले तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट होता है, आपकी वर्क। हाउ टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप बेटर।
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं कपल एक दूसरे के साथ सबसे पहले तो इस इशू को अंडरस्टैंड करें। देखिए कि वहाँ पे क्या इसका सिस्टम है कि आप फ़ौरन इसको एज अ कपल थेरेपी के तौर पर अप्रोच करते हैं कि आप कपल्स को इकट्ठे बिठा के उनके साथ बात करें, उनको एजुकेट करें और उनको समझाएं कि ये एक मर्ज़ जो है ये काबिल इलाज है और उसके साथ जो उसकी साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी आप एड्रेस करें। अच्छा डॉक्टर साजिदा, जैसे अभी हमने बात की हार्मोन्स की, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भी कहा बहुत ज़रूरी है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है हार्मोन्स बैलेंस रह सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाती है ज़िंदगी में? सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी डाइटरी हैबिट्स। ये जो हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज होती जा रही है ना डे बाय डे, इसमें हमने देखा है कि हार्मोनल प्रॉब्लम इतनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है कि हमने वो क्या हैबिट्स होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए? खाना क्या चाहिए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ रहें। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि उसमें हम चंद चीज़ों को बॉडी के अंदर ऐसे स्टिमुलेटर हैं जो रिकग्नाइज करते हैं, रिसेप्टर हैं जो रिकग्नाइज करते हैं नेचुरल फूड को। जब हम नेचुरल फूड नहीं लेते जिसमें जंक फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, टिन फूड्स हैं, जब आप वो फूड लेंगे ना तो हमारे बॉडी रिसेप्टर उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जब वो रिकग्नाइज नहीं करते ना तो फिर उनमें क्या होता है, उनके अगेंस्ट चंद एक एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और वही एंटीबॉडीज यानी वो आपके ये समझे कि जो हमारी डिफेंस के लिए चीज़ें थी ना वही हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे ये रिसर्च पे पता चला लोगों को कैंसर हो जाते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि वही एंटीबॉडीज प्रिजर्वेटिव्स नहीं खाने चाहिए, उससे कैंसर हो आपको सकता है। खास तौर पे प्रोसेस्ड फूड, मैं कहती हूँ ये जितने भी आपके बर्गर्स हैं, ये चीज़ें हैं, फ्राइड फूड हैं, अभी तो वो हमारी आपको पता है कितना यहाँ पे माशाल्लाह काम इस वक्त गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये जो आपको पता है रोज देखते हैं हम के फलां जगह से ये वाला गोश्त पंजाब में ज्यादा काम हुआ है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। हाँ। तो आप यकीन करें कि कैसी कैसी चीजें पकड़ी गई। आपको पता है चिकन कैसे तैयार होता है, टोटली हार्मोनल इंजेक्शंस हैं जिनसे ये बनता है। अच्छा, ये चिकन का भी हमने ये सुना कि जो हार्मोन्स के जो खवातीन के लिए वो हार्मोन्स को काफी डिस्टर्ब करते हैं, वो भी काफी डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा आप जो खास तौर पे एक ही दफा ऑयल में आप दोबारा फ्राई कर रहे होते हैं, उसका भी प्रॉब्लम होता है। मुझे बताएं कि आप समोसे पकौड़े को छोड़ें, ये जो हम बड़े बड़े बर्गर्स और ये चीजें खा रहे हैं, क्या आपका ख्याल है कि ये दोबारा उसी ऑयल में करते होंगे? कभी भी नहीं होता। तो इन चीजों से भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं कि घर का खाना खाएं। घर के खाना पता है कि बर्गर भी अगर बनाएंगे तो अपना ही ऑयल होगा और उसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, यही चीज जो खाने के हवाले से ही है, इसके अलावा ये तो हो गया खाना, इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जिससे जो है हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं? सबसे बड़ी इसके बाद फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी हो सकता है। स्ट्रेस किन किन चीजों से होता है? स्ट्रेस हर उस चीज से हो सकता है जिससे आप इरिटेबल होते हैं, जो आपको पसंद नहीं है। आप कैसे दूर करें इसको? कैसे दूर करें? सबसे प्रेशर तो आप ये होता है ना कि इन लॉज का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। हाँ, मेरा ये मैं तो अपने पेशेंट्स को एक बात बताती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ जब वो बहुत स्ट्रेस में आती है ना, हाय डॉक्टर साहब हमारी किस्मत में नहीं है, शायद लिखा ही ऐसे है। वो ये भी सोच रहे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ नाज़िया, बड़ी मजे की बात उन्हें मैं बताती हूँ। उन्हें मैं एक चीज बताती हूँ कि देखो तुम्हारा तकदीर पे ईमान है, अल्लाह पे भी ईमान है। मैं कहती हूँ अच्छा दोनों में बताओ बड़ी कौन सी चीज है? अल्लाह ताला बड़ा है। मैंने कहा तकदीर अल्लाह ने लिखी ना, तकदीर ने अल्लाह को नहीं बनाया, अल्लाह ने तकदीर को लिखा। तो मैंने कहा मेरा तो ईमान है, जब मुझे कॉन्फिडेंस है अपने अल्लाह पे कि मैं उससे दुआ करूँगी या मैं कॉन्फिडेंस से मांगूंगी तो मेरी तकदीर बदल सकती है। तो खुदा के लिए ये चीज़ें रख के ना बैठ जाएं कि मेरी तकदीर में नहीं है, हमारी डिप्रेशन किस्मत में लिखी गई है। तकदीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक और आपके प्रोग्राम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि जो ये समझते हैं कि पता नहीं बच्चा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं समझती हूँ कि जिनके बच्चे हैं उन्होंने क्या तीर मार लेना है। आप समझें अल्लाह ताला की नेमतों में से कोशिश करें। हम जरूर, मैं चाहती हूँ कि मेरा तो मकसद अदा करना चाहिए, मकसद ये है कि हर घर में अल्लाह ताला ये नेमत पहुंचाए और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। हम फ्री ऑफ, अभी हमने बल्कि आपके 10 कॉलर्स के लिए फ्री IVF इक्सी का हमने अनाउंसमेंट की है। जो कॉल करेंगे आप ज़रूर हमें नाम दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उनके लिए भी ये मेरा गिफ्ट होता है जब भी मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ। इसके अलावा बेशुमार हम कोशिश करें, लेकिन अगर कहीं से नहीं होता तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह मियाँ को तो सबसे उतना ही प्यार है। अगर किसी को एक जगह से ज़्यादा देता है तो दूसरी जगह से कम दे देता है ना। अच्छा मियाँ शकूर साहब, जरा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से जी। मैं ना टीवी
टीवी ऑन है मेरा, क्योंकि इधर पंजाब में या खासतौर पे सियालकोट में ये केबल ऑपरेटर ने 4-5 दिन से स्ट्राइक की हुई है। ओह अच्छा। तो बात यही है ना, ये कल्चर नहीं ना हमारे यहाँ कि टैक्स दिया जाए, ये नहीं कि जी टैक्स लेवी हो रहा है हम पे, कारोबार करते जाएं, कमाते जाएं, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं देना। मेरी आपकी वसातत से लोगों को है कि लोगों की तफरीह को ज्यादती ना करें। आप लोग पैसे लेते हैं और जी सही, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा दूसरा एक और चीज़ जो भी है कि कौन सी एज में जो है वो IVF हो सकता है, और क्या इसके लिए कोई मखसूस एज होती है? जी बिल्कुल, हम वैसे तो लेस देन 40 पे हमें जो हमारी इंस्ट्रक्शन हैं एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से, उसमें यह है कि लेस देन 40 पे हो। लेकिन अगर कोई पेशेंट उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है 40 के बाद भी, तो हम कर सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि 40 से पहले लोग IVF फिक्सी के लिए आते ही नहीं। लेकिन मैंने आपको केसेस बताए ना जो उसमें वो 40 से पहले भी आए थे। लेकिन अच्छा, ज्यादातर की बात ये जो एग्स का मसला होता है, ये वाई, ये क्यों, ये क्या कोई नेचुरली क्या ये जो है विरासत में मिलता है कि जो है एग सही नहीं बन रहे होते, या ये है कि ये कोई ना कोई बीमारी है या मतलब कोई प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, क्या वजह होती है? ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है कि कई लोगों में विरासत में भी ओवेरियन फेलियर आ जाता है। इस पे बहुत सारे लोगों पे अभी रिसर्च हो रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन बाद लड़कियों के अनलकीली इवन लेस देन 30 इयर्स में भी देखा गया कि ओवेरियन फेलियर हो गया, हो जाता है। जी, हो जाता है। उनमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, यानी उनको कुछ और हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं। मतलब थायराइड का कई लोगों को प्रॉब्लम है, और पता ही नहीं होता कि थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से आपका ओवेरियन फंक्शन भी खराब हो गया। ठीक है, कई लोगों को एड्रीनल कोई और प्रॉब्लम है, हार्मोन्स का कोई और ऐसा इशू है, या कोई ऐसी मेडिकेशन खा रहे हैं। थायराइड के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसका कोई टेस्ट वगैरह भी होता है, और थायराइड होता क्या है? थायराइड एक ऐसा गदूद है जो आपके गले में होता है। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जब अगर इनका सिस्टम, क्योंकि ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, और हमारे ओवेरियन फंक्शन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन भी वही होते हैं। अच्छा, इस पे कोई तो ये क्या होता है कि जब एक डिस्टर्ब हो तो दूसरा डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे साथ खालिद साहब भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद साहब, मैं ये आप बहुत ही अच्छा और बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका। जी जी, थैंक यू सो मेरी मच। एक सजेशन है जी, आपकी PTE की हायर अथॉरिटी से कि मुझे अफसोस इस वक्त ये हो रहा है कि आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन मेरे ख्याल में 80% लोग जिनको इस वक्त इस प्रोग्राम को देखना चाहिए और वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, वो शायद देख ना रहे हो। तो एक तो मेरी ये सजेशन है कि इस किस्म के जो आपके टॉपिक्स होते हैं, आप अपने टीवी पे थोड़ा सा आगे उसको आप पहले वो कर दें कि जी आज इसमें सुबह 9 में इस टॉपिक पे बात होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको स्विच ऑन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, दूसरा एक और मेरी सजेशन है आपके थ्रू में चाहूंगा कि आप अपनी अथॉरिटीज को पहुंचाएं, ये जो आपका सुबह 9 है, ये पहले ही होता था, आज से कुछ साल पहले रात को दोबारा टेलीकास्ट किया, रिपीट टाइमिंग्स। जी जी, रिपीट होता था, और उसमें होता था ये, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि मेजॉरिटी लोग जो है, खास तौर पे जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग लेडी है, वो इस प्रोग्राम को नहीं देख सकती। अभी ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये बहुत सारी वर्किंग लेडीज के लिए भी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो ये मेरा एक सजेशन है कि अगर एक तो ये एडवर्टाइज हो जाया करे इश्तिहारों के बीच में कि जी आज इस टॉपिक पे सुबह 9 में बात होगी, और दूसरा इस किस्म के जो अच्छे प्रोग्राम है अगर वो रीटेलीकास्ट हो जाए, तो बहुत सारे लोग जो कि दिन को इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं दे सकते, आई अप्रिशिएट डॉक्टर साहबान जो ये बातें बता रहे, इट्स रियली अ नॉलेज, और ये बहुत उनके लिए, लेडीज के लिए, जो सासे हैं, जो बहुए हैं, जो वर्किंग लेडीज हैं, हर बंदे के लिए ये बहुत बेनिफिशियल बातें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 80% लोग जिनको ये सुनना चाहिए, जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कि इंशाल्लाह रिपीट के लिए तो जो है आगे दरख्वास्त दी हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे, रिपीट पे ज़रूर ये आएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो टॉपिक के हवाले से बात होती है, क्योंकि लाइव शो है,
अक्सर ऐसा हो जाता है, जिस तरह अभी ये लोग भी जो है पंजाब से आए हैं, तो हो सकता है फ्लाइट आगे पीछे हो जाए, कुछ हो जाए तो नहीं आ सकें, तो फिर भी हम अनाउंस कोशिश करेंगे। फिर आवाम को, हमारे जो नाज़रीन ने देखना है, उनको नाराज़ नहीं होना चाहिए ज़रा सा आगे पीछे कभी कुछ हो जाए गेस्ट। जिस तरह पिछले दिनों भी एक गेस्ट ने आना था, उनको जल्दी से कहीं जाना पड़ गया तो वो नहीं आ सके, फिर हमने दूसरे गेस्ट लाइन अप किए। तो ये भी आपको पता है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें करनी पड़ती हैं, चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन करने पड़ते हैं, तो वो हम थोड़ा सा ये टेंशन में आते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि कोई वो नाजरीन जो नाराज़ हो जाए। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट को पहले से हम ज़रा प्रमोट करें। नजमा हमारे साथ है, ज़रा उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजमा जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मेरा बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन कि मेरे जो सारे टेस्ट हैं, मेरे हस्बैंड के भी और मेरे भी, वो मैक्सिमम सारे हैं। जो मेरे साथ थोड़ा सा मुझे डॉक्टर बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो तुम्हारी है ना ओवरी, उसके वो डिवाइड है, मतलब 2 हिस्सों में हुई है। इसमें चांसेस, डॉक्टर ये कहते हैं कि इसमें चांसेस तो ज्यादा होते हैं कंसीव करने के, जबकि ये जो होते हैं ना, मैं कैरी नहीं कर सकती तो इसके पाशन हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक दिन भी 10 साल में कभी कंसीव नहीं किया। तो आपने कंसीव कभी भी नहीं किया? नहीं। ठीक है। अच्छा, कोई डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे इनसे? हाँ, पीरियड्स आपके बिल्कुल रेगुलर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, रेगुलर है, 5 डेज पूरे आते हैं। ठीक है। अब ऐसा करेंगे, आपका जो है ना, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो है ज़रूर डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि कॉलर्स के लिए उन्होंने कुछ रखा भी हुआ है स्पेशल, तो आप अपना नंबर ज़रूर दे दें सर, ठीक है? शाइस्ता भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाइस्ता क्या कहेंगी? जी मैं हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ, शाइस्ता स्टार। जी, आप बात कीजिएगा, मसला बताएं। जी, मेरा 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो मेरे बेबी नहीं हुआ, 10 साल में कंसीव ही नहीं हुआ। तो मेरा ना माँ है ना बाप है, ना मेरा कोई आगे है ना पीछे है। आप टीवी से ना सुने, आप अपनी आवाज नहीं सुने, आप बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, आप टीवी से क्यों सुन रही हैं? जी, तो मैं इस कॉलर में शामिल होना चाहती हूँ। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे छोड़ देना चाहते हैं। अच्छा, तो फिक्र ना करें, आप अपना नंबर दे दें, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और उसने जो है ना, देखें, ज़िंदगी, मौत, औलाद, ये जो है ना, ये अल्लाह ताला की अपनी मर्जी होती है, ठीक है? और अल्लाह से तवक्कुल रखें, दुआ रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे डिप्रेशन ना हो, जिससे हार्मोनल जो है डिसबैलेंस नहीं हो, हार्मोन्स जो है वो भी सही रहे। एक सवाल मैं इनसे करते हुए फिर आपकी तरफ आती हूँ। क्या मेल हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो तो भी औलाद होने में प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल। अच्छा, मेल हार्मोन, तो दोनों के लिए आपने बताना है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। उससे पहले आपकी डॉक्टर साजिदा से बात हो रही थी। देखिए कि माइंड और बॉडी, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। फॉर अ हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी बॉडी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ लेके चलें। अब आपने क्वेश्चन किया कि थोड़ी देर पहले स्ट्रेस से रिलेटेड, कि आप स्ट्रेस को कैसे कोप करें। देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट्स जो हैं उनको एजुकेट करें कि स्ट्रेस आप उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे, उसकी रीजनिंग क्या है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली अप्रोच करें, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी डाइट का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी, एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेडिटेशन जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर डिप्रेशन, इबादत भी जी, ये भी प्रेयर्स, आपका जो रिलीजियस फेथ है, दिस इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अगर आप समझते हैं कि डिप्रेशन जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, जिसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, साइकोथेरेपी जिसको कहते हैं, जिसमें पेशेंट से बात करना, डिप्रेशन के ओरिजिन को समझना। सॉरी टू कट यू, क्योंकि इतने सारे कॉलर्स, क्योंकि आपने जो है उनके लिए कुछ स्पेशल रखा भी हुआ है, तो कॉलर्स कॉल भी कर रहे हैं। सना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सना जी, आप अपना सवाल करें और बताएं अपनी बात। जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है, लेकिन उसके बाद मेरे ना अबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाता है जी। और एक बेटा है, लेकिन वो भी थायराइड है।
यानी कि उसको थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, इंशाल्लाह ये है कि आप को हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मिसेस इजाज। हाँ जी, क्या हाल है नाजिया आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। माशाल्लाह अच्छे टॉपिक ला रहे हैं, सेहत और एजुकेशन पे तो लाया करें हर दूसरे रोज। अच्छा मुझे ये पूछना था, खैर मैं तो उस एज से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मिलने जुलने में और काफी लोगों से जब हम बैठते हैं तो आजकल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो सिजेरियन करते हैं ना, तो उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो हमारे जो इधर सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ जी ज्यादा फीस लेने के लिए सिजेरियन करते हैं क्योंकि इनको कमाना होता है। अच्छा जी, सही, ठीक है, सवाल करते हैं क्यों ऐसा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तो मैं समझती हूँ सारी गायनेकोलॉजिस्ट मेरे मशवरे पे चलें, क्योंकि मेरी जो फी है नॉर्मल डिलीवरी की वो ज्यादा है, सिजेरियन की कम है। अच्छा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पे ज्यादा टाइम लगता है आपको, आपको बाउंड होना पड़ता है। सिजेरियन में तो आप जस्ट आप करते हो और वापस आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये लोगों ने कॉन्सेप्ट चेंज करे ना, डॉक्टर्स भी, डॉक्टर्स चेंज, डॉक्टर्स कॉन्सेप्ट चेंज करे मेरे नक्शे कदम पे चले ताकि लोगों का ये ख्याल मेरे से कम से कम पेशेंट्स को ये नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर करनी है तो उसकी फीस ज्यादा होगी। अच्छा नाजिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पूछी थी, तो आज मैं ऑन एयर कुछ लोगों को गाइडलाइन देना चाह रही थी। गाइडलाइन दीजिएगा। एक कॉलर और उनसे बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नादिया जी, नादिया ही है ना? नादिया जी, जी जल्दी से कुछ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रही है? जी मैं शिवाना बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी जी, आप सवाल कीजिएगा, बताएं। जी मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है कि 13 साल हो गए हमारी शादी, तो मेरे शोहर के अंदर जो है ना वो जरासीम का मसला है ना, तो इसके अलावा हमारी कोई बीमारी नहीं है हम दोनों को ना, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ मेरे शोहर को गैस की जरा मसला है और जरासीम क्या नहीं है। तो हम लोगों ने हर जगह अपने यानी हकीम से भी हमने इलाज करवाया, डॉक्टर से भी करवाया हम। ठीक है, आप ऐसा करिएगा, आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि हम जो है आपको इसमें इंक्लूड कर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो है कुछ ऐसे मसाइल भी तो ऑन एयर नहीं हम बात कर रहे, तो लेकिन कि हम आपसे जरूर टेस्ट की जरूर बात करें। हार्मोन्स के कोई टेस्ट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं थ्रू आउट हमारे जो पेशेंट दोनों के लिए? दोनों के लिए। लेकिन मेल को हम तब कहते हैं कि अगर मेल में कोई प्रॉब्लम हो तब सीमेन एनालिसिस में अगर प्रॉब्लम हो, वरना नहीं उसकी जरूरत। ठीक है, टिप्स आप दीजिएगा। अच्छा, एक पहली कॉलर थी हमारी, उन्होंने मुझे पूछा कि जी मुझे ये बताया गया कि मेरी 2 यूट्रस 2 हिस्सों में बटी हुई है और मुझे डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपका शायद अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको रेक्टिफाई करना चाह रही हूँ कि वाकई ही हमारे यहाँ ना थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि कोलीग्स हमारे वो नहीं, एक्चुअली जो इनफर्टिलिटी एक ऐसा नाजुक सा बिल्कुल डेलिकेट सा फील्ड है ना, कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जा रही होती जा रही हैं। इसमें वाकई रोल है कि ऐसे लोग इनफर्टाइल होते हैं। बाज़ दफ़ा वो जो दरमियान में सेप्टम होता है ना यूट्रस के दरमियान, वो देखा गया है कि कुछ लोगों ने भी स्टडी किया कि ऐसे लोग तो कंसीव ही नहीं, पहले हमारा ये ख्याल था कि कंसेप्शन हो जाती है, लेकिन होता क्या है उस सेप्टम की वजह से कुछ एंटीबॉडीज रिलीज होना शुरू हो जाती है कि वो स्पर्म के लिए स्पर्मिसाइडल बन जाती हैं, स्पर्म को किल कर देती हैं। लोग 10-10, 12-12 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। उसमें हमारी एंडोस्कोपिक सर्जरी, मैं उन्हें चाहती हूँ कि ये मुझसे कॉन्टेक्ट करें, हम इनकी एंडोस्कोपिक सर्जरी करें। अल्लाह करे कि जब ये नेक्स्ट कंसीव करें तो फिर हम दोबारा, जैसे गुलजार फातिमा को पता है मेरे आपके 1-2 पेशेंट्स जब कंसीव किए तो हमने यहाँ पे उन्हें दोबारा लेकर आए। बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह ताला इनको हम ऑपरेट करेंगे। और दूसरा एक उन्होंने बताया था रिकरेंट अबॉर्शंस वाला, कि अबॉर्शंस बार हो रही हैं। इसमें हमारा एक, इसके साथ हमने एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंटर है, और लेकिन हम इसमें जेनेटिक्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी उनमें ये इनको भी जीन्स के टेस्ट करवा के हम जेनेटिकली के प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, हमारे से कॉलर भी मुसरत है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मुसरत साहिबा, सवाल कीजिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल कीजिएगा। जी मेरे बेटे को ना थायराइड का मसला है, पैदाइशी, तो मुझे पूछना था कि अगर और बेबी हो गया तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है जी, सही है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। हाँ जी, प्रॉब्लम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि क्या ये थायराइड का प्रॉब्लम कोई जेनेटिकली आ रहा है या टेस्ट हो सकते हैं? ये पेशेंट को पहले बच्चे को देखना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड में थायराइड लेवल कम है या ज्यादा है, हाइपो है या हाइपर है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करेंगे टेस्ट। ठीक है सर, आप भी कोई टिप्स दीजिएगा प्लीज। देखिए कि
मैं ये जितने भी सामीन हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी इशू हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो या कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन हो, उसके लिए उसको कोप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंट्री के अंदर अपने मेंटल हेल्थ सिस्टम जो है उसको डेवलप करें। यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ को हम लेकर आएँ कि जो कि प्रिवेंशन और क्योर दोनों को एड्रेस किया जाए। हमारे से कॉल कर रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत छोटी सी बात कर सकते। जी जी, टाइम नहीं है बिल्कुल। जी जी, क्या कहेंगी? मैंने अपने प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था। पूछे पूछे पूछे। मेरे 3 मिसकैरेज में, शादी को 9वां साल चल रहा है और एक बेबी हुआ था, 2 माह बाद एक्सपायर हो गया था सीजर से। डायबिटिक पेशेंट हूँ ना। ओके, अच्छा डायबिटिक पेशेंट भी है। इन्होंने हिंट खुद ही दे दिया है। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रिकरेंट अबॉर्शंस का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सही हो सकता है? ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने करीबी किसी भी अच्छे सेंटर से। ठीक है, और प्लस अगर वहाँ से ये देखती हैं कि नहीं सेटिस्फाइड तो फिर हम ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस एक चीज़ यही कि एक तो ये कि आपने अगर कोई चीज़ नहीं भी है, औलाद अगर नहीं है, तो कम से कम उस पर अपने आप को डिप्रेशन का शिकार ना करें, अपने आप को टेंशन में मत लेकर आएँ। डॉक्टर सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने आप को आपने इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना, आपने किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। आपके जो इवन इन लॉज हैं उनको भी चाहिए कि वो लड़की का ख्याल रखें। आप ये चाहते हैं ना कि आपके घर अच्छी औलाद हो, अच्छा माहौल हो, तो अपने ससुराल वालों से भी गुजारिश है कि वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखें। और जो हस्बैंड, क्योंकि एक लड़की एक घर में जाती है, उसको नई चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, नई चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसका साथ दें बनस्बत इसके कि उसको आप फ़ौरन से मुसल्लत कर दें चीज़ें। तो बहुत सी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। और अभी नया साल शुरू होने वाला है और बहुत सारे जो नाज़रीन जो हमारे, वो उनसे हम बहुत बहुत माजरत करेंगे, हम कॉल्स नहीं ले सके। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। This clock is brought to you by Telenor.